मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च का नाम महंगाई मुकाओ मार्च रख दिया। कल लाहौर में मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। मरियम नवाज कल जाती उमरा से मॉडल टाउन पहुंचेंगी, जहां पर हमजा शहबाज उनका इस्तकबाल करेंगे। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की क़यादत मरियम नवाज और हमजा शहबाज करेंगे। उनके लिए खुसूसी ट्रक तैयार हो चुका है। प्लान के मुताबिक लॉन्ग मार्च, इसके अलावा लॉन्ग मार्च के शुरका मॉडल टाउन से 1 बजे रवाना होंगे। पहला पड़ाव गुजरांवाला में होगा। रास्ते में 18 मकामात पर लॉन्ग मार्च के शुरका कयाम करेंगे और 26 मार्च को रावलपिंडी पहुंचेंगे और रात कयाम के बाद 27 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू होंगे। डिटेल्स लेंगे, इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन क़यादत की हदायत के बाद इस लॉन्ग मार्च को जो कल 24 मार्च को लाहौर मॉडल टाउन से जो है शुरू होगा, इसका नाम जो है महंगाई मार्च जो है वो रख दिया गया है, ताकि जो है सुबह भर के मुख्तलिफ लोगों को जो है ना, आम आवाम को जो है ना अट्रैक्ट किया जा सके कि गुज़िश्ता 4 सालों में हुकूमत की नाक़स पॉलिसियों की वजह से किस कदर महंगाई में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। लिहाजा इस जो है स्लोगन को जो है मेजर जो है स्लोगन करार दिया गया है, ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए। इस हवाले से जो है खुसूसी ट्रक भी तैयार किया गया, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक फ्लैक्स लगाई गई है, जिसमें 4 तस्वीरें जो है ना लगाई गई हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की 4 तस्वीरें लगाई गई हैं। और महंगाई मार्च का जो है स्लोगन इस पर जो है वो कुंदा किया गया है। इस महंगाई मार्च कल तकरीबन 3 बजे मॉडल टाउन से शुरू होगा और इसका पहला पड़ाव गुजरांवाला में होगा। गुजरांवाला से 25 मार्च को महंगाई मार्च है, पहला पड़ाव गुजरांवाला में होगा। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम लकी। और अब आपको बताएं कि अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट भी मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि रावलपिंडी में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन आज होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग के लॉन्ग मार्च में अवाम बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही से निजात के लिए निकलेंगे। मजहब के नाम पर इंतकामी सियासत करने वाले से निजात हासिल करेंगे। तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी, इमरान खान ही कामयाब होंगे। शेख रशीद को यकीन है। बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास के बाद दावा किया कि 27 मार्च का जलसा हुकूमती एतमाद और रेफरेंडम का दिन है। पता चलेगा कि अवाम किसके साथ है। इंशाअल्लाह 25 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास होगा। 30 या 31 मार्च को स्पीकर जिस दिन भी चाहें वोटिंग करा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला ने चाहे 25 को इजलास होगा। ज़ाहिर है एक रवायत है, 25 को तो दुआ होगी और 30 को 31 को पहली को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे, और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा और 27 तारीख का इलेक्शन ही हमारे एतमाद और रेफरेंडम और अदम एतमाद 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। शेख साहब, अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हमें नहीं नजर आ रहे हम कहा जा रहा है कि बड़ा ऐलान करना है पीएम ने 27 तारीख को, बड़ा ट्रम्प बहुत अभी तो देखे ना, ऐलान पीएम के पास भी है ना जी, सारे कार्ड तो अगर अपोजिशन के पास है। देखें असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान के साथ। इत्तेहादियों को अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे। मेरी दुआ है, अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी दुआ है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलें। थैंक यू। इससे पहले कि मुल्क दिवालिया हो जाए और अवाम पिस जाए, मुल्क को मौजूदा बहरान से निजात दिलाने के लिए ज़रूरी है कि इस नाकाम, नाअहल और नालायक हुकूमत को फौरी रुखसत किया जाए और तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शफाफ इलेक्शंस के जरिए हकीकी नुमाइंदा हुकूमत कायम की जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने 23 मार्च पर मुश्तरका चार्टर जारी कर दिया है। इस चार्टर के बारे में मज़ीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, बताएगा क्या निकात है इस चार्टर के? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अपोजिशन ने क़ुव्वत अवाम के नाम से चार्टर जारी किया है और उसमें जो बुनियादी जो एक तरह से ये आईने पाकिस्तान की ही एक का प्रभाव है और कुछ उसमें बयान और ख्वाहिशात जो हैं या वादे हैं वो रखे गए हैं।
اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسلامی وفاقی پارلیمانی آئین پر متحدہ پوزیشن یقین رکھتی ہے اور 23 مارچ 1940 کے جو مقاصد تھے ان کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ریاست کے تمام ادارے ایک منتخب انتظامیہ اور پارلیمنٹ کے تابع ہوں گے جو قومی پالیسی سازی کا منبع ہوگا، عدلیہ آزاد اور بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کر سکے گی، میڈیا آزاد ہوگا اور عوام کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی حکومت کو منتخب یا رخصت کر سکے۔ مسنگ پرسن جو ہے لاپتہ افراد، ان کے حوالے سے بھی ایک نقطہ شامل کیا گیا ہے کہ ان کو بھی بازیاب کرایا جائے گا اور سماجی انصاف جو ہے سوسائٹی کے لوگوں کو وہ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، ناخواندگی وغیرہ جو ہے اس کو بھی اس کا ایشو بنایا گیا ہے اور اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ شکریہ آپ کا علی شیر۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک سے جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایم کیو ایم نے ملاقاتوں میں اپنی یادداشتیں پیش کی، بلدیاتی نظام کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ 17 نومبر کی مردم شماری پر تشویش تھی، اس پر آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو ریفرنس بھیجا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی ایک یادداشت دی تھی جس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سارے پوائنٹس پڑھ کے، اور اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جس پہ کوئی اعتراض ہو۔ جو بلدیاتی نظام اس کی ڈیولیوشن کے تو ہم خود قائل ہیں، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جب ایوان میں یہ پیش کیا گیا تھا، بڑی وہ مسئلہ یہ تھا کہ 17 نومبر کو ہمارے سینسس پہ تشویش تھی کہ سندھ کو انڈر کاؤنٹ کیا جا رہا تھا، کراچی کو انڈر کاؤنٹ کیا جا رہا تھا۔ صدر پاکستان نے حکم دیا تو گورنر راج لگا دوں گا، گورنر سنگھ عمران اسماعیل کا اعلان۔ مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایم کیو ایم، کاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، منحرف اراکین کا وزیر اعظم کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ غداری ہے۔ ضمیر کے جاگنے اور سونے کا سیزن آیا ہوا ہے، اور یہ ضمیر سیزن میں ہی جاگتے ہیں۔ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو ضمیر جاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم ہو جائے تو وہی ضمیر دوبارہ دوسری طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا ایک المیہ پاکستان کی سیاست میں رہا ہے کہ جو اپنی جماعت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور آئین اور قانون کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں ممبران ضمیر کے نام پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص اپنی جماعت کے ساتھ وہ غداری نہ کر سکے۔ ایم کیو ایم، کاف لیگ، بیپ پارٹی یا کوئی اور جماعت، وہ کیونکہ اپنے تئیں الیکٹ ہو کر آئے ہیں، ان کی مرضی ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کہا ہے کہ سینئر جج صاحبان کو لارجر بینچ میں شامل نہ کرنا طے شدہ اصولوں کے منافی ہے۔ اتنے اہم کیسز کے لیے بینچ کی تشکیل سے پہلے سپریم کورٹ کے سینئر جج سے مشاورت نہیں کی گئی۔ رپورٹ کے ساتھ جہاں زیب عباسی۔ سینئر جج صاحبان کو لارجر بینچ میں شامل نہ کرنا طے شدہ اصولوں کے منافی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام خط لکھ دیا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے لارجر بینچ کی تشکیل پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط 3 صفحات پر مشتمل ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خط میں کہتے ہیں، صدارتی ریفرنس پر پوری قوم کی نظریں ہیں۔ بینچ میں سینیارٹی پر 4تھے، 8ویں اور 13ویں نمبر پر موجود ججوں کو شامل کیا گیا۔ اتنے اہم کیس کے لیے بینچ کی تشکیل سے پہلے سپریم کورٹ کے سینئر جج سے مشاورت نہیں کی گئی۔ سینئر جج صاحبان کو بینچ میں شامل بھی نہیں کیا گیا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے، سپریم کورٹ بار کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اس صدارتی ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا جو ابھی دائر ہی نہیں ہوا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں سول سرونٹ کی بطور رجسٹرار تقرری پر اعتراض اٹھا دیا اور لکھا کہ ان کی رائے میں رجسٹرار کی تقرری خلاف آئین ہے۔ جہاں زیب عباسی، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اور قصور کا تاجر کراچی میں لٹ گیا۔ ڈاکوؤں نے شاہراہ پاکستان پر کار سوار تاجر سے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے لوٹ لیے، ملزمان گاڑی بھی ساتھ لے گئے۔ اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں؟ رجب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رجب بتائیے گا، کچھ پتہ چل سکا کہاں گئے یہ ڈاکو اور کوئی کارروائی کی گئی کیا؟ جی، گزشتہ روز واردات ہوئی ہے مین شاہراہ پاکستان پر، جہاں پر قصور کا ایک تاجر ہے رمضان، جسے جو ہے وہ نامعلوم افراد نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے جو ہے وہ لوٹ مار کی ہے۔
मुद्दई मुकदमा रमजान का कहना है कि वो कसूर में जो हार नोटों के हार वगैरह बनाने का काम करता है। मजमूई तौर पर 1,15,00,000 रुपए उसके पास थे, जिनमें से 78 लाख रुपए मालियत के उन्होंने 10 रुपए वाले नोट खरीदे थे, जिन्हें उन्होंने बोरों में रख के अपनी सुजुकी में साथ रख के और यहाँ से जो है वो कसूर जाने के लिए निकले थे कि रास्ते में जो है कार सवार 3 अफराद ने उन्हें साइड देकर रोका, जिनमें से 2 अफराद ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके ये बताया कि तुम्हारे खिलाफ FIR हुई हुई है। इल्जाम जो है शोर शराबा करने पर मुल्जिमान ने जो है वो उन्हें असला दिखाया। उसके बाद जो है वो गाड़ी समेत जो है वो रकम लेकर फरार हो गए, जिसकी पुलिस ने FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीश शुरू कर दी है। शुक्रिया आपका रजब अली। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। गुज़श्ता रोज़ मिठी और टंडोजा मुल्क के गर्म तरीन शहर रहे, जहाँ दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वोटिंग की रात या सुबह तुर्क का पत्ता शो करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैंने न्यूट्रल का लफ्ज़ कहा, उसे गलत तौर पर लिया गया। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, मैं हारने वाला नहीं। अपोजिशन के आपस में खुद इख्तिलाफात हैं। सहाफ़ियों से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा, ये हम जानेंगे इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताइए। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज के इंतहाई अहम दिन, जब 23 मार्च है और ज़ाहिर है आगे वोटिंग जो तहरीक अदम-ए-एतमाद का मरहला है वो शुरू हो जाता है, तो उस मरहले में जो है वो इसका मतलब है कि खासी तेजी है इन मामलात में कि आज सियासी कमेटी का इजलास भी हुआ और उसके बाद जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के चंद रिपोर्टर्स हैं उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है उसमें वज़ीर आज़म ने दोनों अतराफ के इशारे दिए हैं। जहाँ उन्होंने एतमाद की बात की है, वहाँ उन्होंने ये इशारे भी दिए हैं कि अगर इन केस वो हार जाते हैं तो ये किसी की सोच है कि वो घर बैठ जाएंगे। साथ ही ये बात भी उन्होंने की है और उन्होंने ये भी कहा है कि क्या इन करप्ट लोगों के दबाव पर मैं जो है वो इस्तीफा दे दूंगा, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जब सवाल किया गया कि आपने न्यूट्रल का लफ्ज जो है वो क्यों और किस तनाजर में कहा, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस न्यूट्रल के लफ्ज को जो है वो इसे जोड़ दिया गया जो कि मुनासिब नहीं था। मैंने जो बात की थी वो अच्छाई और बुराई के तनाजर में की थी कि जो लोग अच्छाई का साथ देते हैं वो कौन होते हैं और जो बुराई का साथ देते हैं वो कौन होते हैं। ये बुनियादी तौर पे अच्छाई और बुराई के तनाजर में की जाने वाली बात थी, जिसको फौज के साथ जोड़ दिया गया। अगर आज पाकिस्तान बचा हुआ है तो वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से बचा हुआ है। पाकिस्तान आर्मी ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी उन्होंने बात की और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान 12वें खिलाड़ी हैं और अनकरीब वो टीम से बाहर निकलने वाले हैं। फिर उनके से जो सवालात हुए कि आपने कहा था कि तुर्क का पत्ता मेरे हाथ में है, तो ये पत्ता कब शो होगा, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपने जो पत्ते हैं वो बड़ी हद तक शो कर चुकी है। मेरा पत्ता जो है वो वोटिंग की सुबह में या उसकी रात में जो है जब अगले दिन वोटिंग होनी होगी तो उस वक्त जो है वो सामने आएगा और उस वक्त मैं शो करूंगा और इनको शिकस्त दे के बताऊंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अपोजिशन को क्या पता है कि उनके कितने अरकान जो है वो उनका साथ छोड़ चुके हैं या उनके साथ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात जो थी बतौर खास उनकी तरफ से इशारा था कि शायद जिस तरह अपोजिशन दावा कर रही है। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का अहवाल हमने जाना अली शेर के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए नया।